Everyone, today I'll discuss about characteristics of electromagnetic wave. So first one is the representation of electromagnetic wave in equation. So हम लोग क्लास 11th में इस इक्वेशन को रीड कर चुके हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स. दिस वन इक्वेशन कम्स फ्रॉम वेव चैप्टर. लास्ट चैप्टर जो हमारा क्लास 11th में था उसमें हम लोग उसको रीड किए थे, जहाँ पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड k इज द वेव फैक्टर. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कम्बिनेशन से हमारा क्या डेवलप होता है, वेव डेवलप होता है. तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो 100% तीसरा एक्सिस में वो क्या मिलने वाला है, वेव मिलने वाला है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेव का एम्पलीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया. देखो दिस वन, ये परपेंडिकुलर है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे. इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है. यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि ये मेरा जे में है मतलब वाई एक्सिस में और ये के में है तो 100% जो हमको रिजल्टेंट वेव मिलने वाला है वो वेव हमको किस में मिलेगा, वो एक्स में मिलेगा. तो ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, वेव मूव कर रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कम्बिनेशन है. तो दोनों को यदि मैं वेव के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसी पे बेस होगा, बेस मेरा यही वाला इक्वेशन होगा. इसके बेस पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो, या तो ई एम करके भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस वन इज द मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि ये क्या है, ओमेगा क्या है, तो ये मेरा क्या है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या तो एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो. दिस वन. नेक्स्ट वन हमारा होता है ई ज़ीरो. दिस वन आई मीन ई नॉट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस वन. नेक्स्ट वन आता है के इज़ द वेव वेक्टर और इसका फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा. दिस वन. ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा, ये क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, मतलब पर मीटर के फॉर्म में आएगा. के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा. उसी तरीके से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि वेव का ही डायरेक्शन है. क्योंकि देख सकते हो कि वाई में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो 100% वेव जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा. यदि वही चीज़ हमारा यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. यदि हम डायरेक्शन की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, वाई में. वाई में इसका मतलब इसको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, जे कैप से. और ये बी जो है सो किस में है, जेड में है, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा के कैप से. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा के है, मतलब जेड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, वाई डायरेक्शन में है. तो दोनों ही कंडीशन में हमको जो वेव का इक्वेशन मतलब डायरेक्शन मिल रहा है वेव का, वो किस में मिल रहा है, एक्स एक्सिस में मिल रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो वेव हमारा ये दोनों का जो फॉर्म दिख रहा है किस में जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. दोनों का कम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब सेकेंड वन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. एक यहाँ पे रिलेशन है. अभी देखो यहाँ पे इस पूरे लेक्चर में हम लोग बहुत सारा ऐसा फार्मूला रीड करेंगे जो कि आपको पहले से पता होगा, और बहुत सारा फार्मूला नया होगा जो आपको डायरेक्ट ग्रैप्स करना है. इसमें इसका कोई प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट आपको जानना पड़ेगा. तो इसका जो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है. ई इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए बी सी पढ़ते हैं तो बी सी, बी देन सी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ पे यदि मैं वेयर करके बताऊँ आपको, वेयर ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट. इसका वैल्यू हमारा होता है 3 × 10⁻³
8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लो 2 टेस्ला है तो उसके साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको माइंड में रखना है। मतलब आप यहाँ पे सी का लिखना चाहो फार्मूला तो हो जाएगा ई डिवाइड बाई बी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे लिखना चाहो यदि B इज इक्वल्स टू, तो उसका फार्मूला हो जाएगा B इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा E डिवाइड बाई सी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन स्पेस। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं कि इस वेव का वेलोसिटी किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो थर्ड वन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस। तो इसका देखते हैं हम लोग वेलोसिटी क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वेलोसिटी का। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट फार्मूला माइंड में रखना है। इसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की जा रही है तो 100% आपका स्पीड ऑफ लाइट ही देखना पड़ेगा, बिकॉज वेव जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्चुअल में क्या है, मेरा लाइट ही है। ठीक है, तो सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस वन इज द स्पीड, मतलब वही वेलोसिटी स्पीड हम देख रहे हैं किसका, लाइट का स्पीड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड देख रहे हैं। सी इज इक्वल्स टू दिस वन, इसका फार्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट विथ रूट अंडर, ऐसा ये फार्मूला होता है। तो आप दोनों से परिचित हो, ये दोनों से। μ0 हमारा क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये है परमियाबिलिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस वन। ठीक है, दोनों का वैल्यू होता है। यहाँ पे μ0 का वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूँ तो इसका होता है 8.845, इसका वैल्यू कुछ उतना होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये वैल्यू। ये जब तुम दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इसका वैल्यू आपको इतने के बराबर मिलेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर मिल जाएगा आपको। सो दिस वन वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे ये जो आपको नोट करके दिखाया जा रहा है उसका मतलब है फ्री स्पेस। ठीक है, अब यदि मैं मीडियम की बात करूँ कि मीडियम में वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए सी हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यदि मैं बात करूँ फॉर मीडियम तो उसके लिए वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो वी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला एज इट इज होगा बट सिर्फ इसको मीडियम के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, दिस वन म्यू और दिस वन ओनली एप्सिलॉन। सो वी इज इक्वल्स टू √1/μ एप्सिलॉन, एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे बेस में नोट लगाए थे क्योंकि फ्री स्पेस था, ये फ्री स्पेस नहीं है। दिस वन इज फॉर मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है हमारा, कैरोसिन हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम के लिए हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये दोनों निकल गया इक्वेशन। अब यदि मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ तो एक नया चीज़ मिलेगा, यहाँ पे देखो, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस। सो सी डिवाइड बाई वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरा, डिवाइड करने से होगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है सो पलट जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1, दिस वन। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप क्लास 10th में रीड किए थे कि ये दोनों रेशियो का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब दो मीडियम में यदि लाइट ट्रेवल कर रहा है, स्टार्टिंग में वो वैक्यूम में है, स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस का मतलब क्या हो, वैक्यूम में, और सेकंड क्या है, मीडियम में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट मिल गया कि सी बाई वी जो किसके बराबर है, म्यू या फिर एन के बराबर। ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा √1/μ
म्यू अपसाइलन डिवाइड बाय म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। मतलब यदि तुम इसको भी लिखना चाहो रिलेटिव परमिटिव, क्योंकि रिलेशन हो रहा है ना यहाँ पे, दो मीडियम के बीच रिलेशन है, और यदि उसको रिलेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, दिस वन म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपसाइलन डिवाइड बाय अपसाइलन नॉट, और इसका रिजल्ट आता है हमारा म्यू बाय म्यू नॉट, मतलब म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और अपसाइलन बाय अपसाइलन नॉट ये आता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पास आ गया, दिस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ ये हो जाता है। तो ये सब छोटा मोटा न्यूमेरिकल के लिए, इसी चैप्टर के लिए है बेस्ट, जो बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूलेज हैं, और आपको वैल्यू मतलब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर के टाइप का आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। तो यदि फार्मूला माइंड में रहेगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बोलता है कि वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस नेचर में है, ट्रांसवर्स नेचर, मतलब दो तरह का होता है ना, ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स है, इसलिए ट्रांसवर्स है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ऑसिलेशन, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि प्रोपेगेशन और ऑसिलेशन यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, oscillation and propagation both are perpendicular, then we can say this type of wave is the transverse wave। इसलिए बोला जाता है प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो यदि पैरेलल होता, पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होता, जैसे साउंड वेव होता है, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल में आता है, ठीक है। और वही साउंड वेव यदि कोई मीडियम के लिए बात करें, जैसे मीडियम के लिए तो होता ही है वो एक्चुअल में, और यदि वही चीज़ कोई सॉलिड के लिए बात करें, जैसे कोई आयरन मटेरियल पे यदि हम इस तरह से उसको वाइब्रेट करें, तो उसके अंदर भी, उसमें तो साउंड एक्चुअली ट्रांसवर्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। बट यदि वैक्यूम में बात करूँ, फ्री स्पेस में बात करूँ, तो फ्री स्पेस में तो पॉसिबल ही नहीं है साउंड वेव। बट यदि मैं मीडियम में बात करूँ, एयर मीडियम में, तो वहाँ पर उसका जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। बट वही वाटर मीडियम में बात करूँगा तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल भी होगा और ट्रांसवर्स भी होगा। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर को ही मतलब ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज यहाँ पे ऑसिलेशन और डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल्स दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या तो इस तरीके से बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक एक्स एक्सिस में है दूसरा वाई एक्सिस में है, तो हमको वेव जो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, जेड एक्सिस में मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों जो है सो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर नेचर को मतलब ऑक्यूपाई करता है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। नेक्स्ट है वेव पोजेजेज एनर्जी। फिफ्थ नंबर, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोजेजेज एनर्जी। तो हम लोग जानते भी हैं कि वेव इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस फॉर्म में मिलता है, वो एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। अब इस एनर्जी का क्या काम है, ये एनर्जी जो है क्या क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी देखो, अभी कुछ इक्वेशन और भी जानेंगे। तो एक्चुअली क्या, यदि मैं बात करूं कि ये वेव है, ठीक है, वेव ट्रेवल कर रहा है, तो 100% वहाँ पे हमको मोमेंटम मिल सकता है। मोमेंटम के साथ साथ प्रेशर भी मिलेगा, मतलब प्रेशर लगता है लेकिन हम लोग को फील नहीं होता, बट प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट वो करता है, बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेशर एग्जर्ट करता है। बट वो उसका फार्मूला, यदि मैथमेटिकल फार्मूला जानना चाहो तो देखो, तो मैं यहाँ 6th नंबर डालता हूँ। 6th नंबर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके लिए मैं बात करूँगा, प्रेशर के लिए बात करते हैं। ये प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन द सरफेस, प्रेशर ऑन सरफेस, मतलब ये वेव जो है वो सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा उसको जानना है, और साथ ही साथ मोमेंटम तो होगा ही, मोमेंटम, क्योंकि जहाँ पे वेलोसिटी है तो और मास है तो 100% वहाँ पे हमको मोमेंटम मिलने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के इक्वेशन से हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन का इक्वेशन इज इक्वल्स टू mc²। सो वी कैन राइट दिस mc इंटू सी, ठीक है। तो इस mc मास इंटू वेलोसिटी हमको क्या मिलता है, मोमेंटम, और इंटू सी, तो ये हो गया। अब यहाँ से मोमेंटम को यदि सब्जेक्ट करूँ तो हमको मिल जाएगा E डिवाइड बाई सी, ये रिलेशन मिलता है। तो दिस इज द मोमेंटम, ये चीज़ मिल गया। अब यदि इसी को यदि हम एक्चुअल में एनर्जी बहुत जगह इस तरीके से भी लिखा रहता है U डिवाइड बाई सी से,
मतलब आपको मोमेंटम को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई सी, या तो यू बाई सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यू यहाँ पे क्या है, हमारा एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी हाँ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ है एनर्जी बाय वेलोसिटी, एनर्जी बाय स्पीड बोल सकते हो इसको। दिस इज द मोमेंटम, एनर्जी पर यूनिट स्पीड इज द मोमेंटम। अब मैं यदि प्रेशर की बात करूँ, यहाँ पे प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यदि वेव है और वेव यदि सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो उसका भी फार्मूला एक्चुअल में यही होता है, एनर्जी डिवाइड बाय सी होता है, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट होता है। बट वो कैसे होता है उसको समझते हैं हम लोग। तो देखो यदि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू हमारा क्या है, U डिवाइड बाई सी। तो P को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी फॉर मीडियम, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं mv, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे U बाई सी है, ठीक है। उसको राइट साइड छोड़ दो। अब यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाई सी। तो ए एम ए इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स होता है, तो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाई सी मिला, ठीक है। अब दोनों साइड क्या करो, एरिया से डिवाइड कर दो। तो इधर भी एरिया देखो, दोनों साइड एरिया से डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिला, फोर्स अपॉन एरिया, दिस वन फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर, प्रेशर इंटू टाइम इज इक्वल टू यू डिवाइड बाई सी इंटू ए। मतलब प्रेशर यहाँ पे जो होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाई सी ए, और ये टी आ गया इधर तो ये हो गया पी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इंटू एरिया इंटू टाइम। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि एरिया और टाइम दोनों यदि यूनिटी हो, यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर इसका होना चाहिए वैल्यू, और इसका 1 सेकेंड होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका फार्मूला जो है प्रेशर का और मोमेंटम का एज इट इज़ मिलेगा। दोनों का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एज इट इज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट स्पीड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से बोलो कि प्रेशर एक्ट ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो प्रेशर जो हो क्या कर सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट तो होगा ही, साथ ही साथ पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम यदि हो तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है, यदि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, तो 100% यही फार्मूला हमको मिलने वाला है। मतलब P इज इक्वल्स टू यू बाई सी। ये मोमेंटम के लिए भी पॉसिबल है और प्रेशर के लिए भी पॉसिबल है। तो प्रेशर के लिए कब पॉसिबल होगा, जब पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम होगा तब, ठीक है। फॉर 1 सेकेंड और फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए होगा तब ये पॉसिबल है, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला एज इट इज़ होगा इन दैट, बट प्रेशर के लिए केसेस हैं, स्पेशल केस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी डेंसिटी, 7th नंबर, एनर्जी डेंसिटी। इसको समझते हैं थोड़ा हम लोग। एनर्जी डेंसिटी ये क्या है, तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो एनर्जी तो ऑलरेडी जानते हैं। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही है डेंसिटी। एनर्जी जो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एनर्जी पढ़े थे और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या पढ़े थे। तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम यदि मैं कर दूं तो हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेंसिटी, और वही चीज़ हम यदि मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें तो ये मिल जाता है दिस वन। तो इसका फार्मूला एक्चुअली आप देखोगे प्रीवियस चैप्टर में तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस वन एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की लिए बात करूं तो इसका डेंसिटी होता है, देखो इसका होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका भी फार्मूला हो जाएगा 1/2 बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। मतलब देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, इसके साथ एक कांस्टेंट है परमिटिविटी, इसके साथ है परमिएबिलिटी। ये रेशियो में है और ये मल्टीपल में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों के कम्बिनेशन से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हमको एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना है। तो उसका भी हमको एनर्जी डेंसिटी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो देखो उसको निकालना है तो इन आर एम एस
मतलब आरएमएस के फॉर्म में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिखाना पड़ेगा। तो यदि इन आरएमएस तुम लिखना चाहते हो रूट मीन स्क्वायर में लिखना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ई आर एम एस इज इक्वल्स टू जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा ई डिवाइड बाय रूट 2 दिस वन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ चुके हैं कि किसी का भी रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं तो उसके नीचे रूट 2 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो बी आर एम एस इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय रूट 2 मिलेगा। मतलब यदि तुम यहाँ पे ई सब्जेक्ट करो तो आपको मिल जाएगा ई आर एम एस और साथ में किसके मल्टीपल होगा रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से यहाँ से यदि बी सब्जेक्ट करो तो यहाँ पे मिलेगा रूट 2 बी आर एम एस, ये चीज़ कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम लोग ई आर एम एस को सब्जेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और रही बात डेंसिटी की, तो देखो यदि मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी हमारा जो है सो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेंसिटी या तो एनर्जी डेंसिटी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए निकालना है तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेंसिटी जानना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी। यदि ये दोनों को हम एक साथ कंबाइन करें तो हमारा डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट रखो माइंड में, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर दिस वन। ये हमको मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारा क्या मिलता है इक्वेशन एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये हमको मिल गया ई एम वेव का एनर्जी डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस टू द पावर ऑफ स्क्वायर दिस वन, मतलब आर एम एस के फॉर्म में आपको लेना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, और एक चीज़ यदि माइंड में रखना है तो ई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, बी सी। यदि इसको आप आर एम एस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख दो, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू बी आर एम एस इंटू सी। मतलब क्या है कि यदि इसको आप इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट टू ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ई आर एम एस इज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू सी। मतलब बी आर एम एस सब्जेक्ट करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सी ई आर एम एस डिवाइड बाई सी। इस तरीके से फॉर्मूला आपको खुद से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट वन पॉइंट हमारा इसमें आता है, लास्ट वन पॉइंट 8 नंबर, ये आता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्चुअली इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है दिस वन, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एनर्जी लिख दो, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनर्जी अपॉन टाइम दिस वन, एनर्जी अपॉन टाइम होता क्या है, पावर, और डिवाइड बाय क्या है, एरिया। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया इज द इंटेंसिटी। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो माइंड में सेट रखना इस तरीके से कि एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। आप चाहो तो इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम। इसको भी लिख सकते हो आप, यदि नंबर ऑफ वेव्स एन है तो यहाँ पे एन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एन एच न्यू इजकल टू दिस। या फिर ये तो आप देख ही लिए कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना दिखा है, पावर अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, या फिर एन एच न्यू डिवाइड बाई 80 दिस वन। इतना सारा फार्मूला है। मतलब आपको बेसिकली ये फार्मूला माइंड में रखना है कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो EM वेव का है, इतना सारा इक्वेशन। इससे रिलेटेड आपको NCERT में बहुत सारा सॉल्व न्यूमेरिकल मिल जाएगा, सॉल्व न्यूमेरिकल। आप सॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखना, उससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा इस चैप्टर का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली एक लाइट है यहाँ पे। तो इसमें क्या है ना कि आप जब NCERT बुक खोलोगे तो उसमें आपको रेंज दिया हुआ मिलेगा
क्योंकि ये लाइट का रेंज दिया रहेगा कि विजिबल रेंज कौन सा है, गामा रेज का रेंज क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है का रेंज क्या है, गामा रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, ये सब। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम विजिबल रेंज बता देते हैं आपको, सिर्फ विजिबल रेंज मतलब जो लाइट को हम लोग देख सकते हैं, जो देखने के लिए हम लोग एप्लीकेबल है। विजिबल रेंज होता है उसका वेवलेंथ हम लोग जानना चाहते हैं, तो उसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दिस इज रेंज ऑफ विजिबल रेंज। मतलब इसी के अंदर हमारा होता है विविग्योर जो 7 कलर में हमारा होता है ना, टोटल 7 कलर, वो इसी रेंज के अंदर आता है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के रेंज में आता है। ठीक है, बाकी आपको इसमें रीड करना है रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, है ना, गामा रेज, ये सब का फ्रीक्वेंसी वगैरह आप सारा लिस्टिंग किया हुआ है। आप एक बार खुद से उसको रीड करोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये लास्ट टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। So this is all about of the electromagnetic wave and the characteristics of electromagnetic wave. So thank you for watching.